Assalamu alaikum friend, welcome back my YouTube channel. I hope you all are well. The topic which I am going to present on today is the environment, ecosystem, ecology, animal and their abiotic environment. So let's get started. Environment. सबसे पहले अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें कि इन्वायरमेंट हमारे पास क्या है और इन्वायरमेंट किस चीज़ से बना है, तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं ये हमारी इन्वायरमेंट कहलाती हैं। अब इन्वायरमेंट किस चीज़ से बना है, तो इन्वायरमेंट हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट से बना है और एबायोटिक कंपोनेंट से बना है। इसके टू कंपोनेंट हैं। बायोटिक कंपोनेंट में सारे लिविंग कंपोनेंट आते हैं और एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं। इसके बाद हम इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इकोसिस्टम हमारे पास क्या है। हमने इन्वायरमेंट में पढ़ लिया कि इन्वायरमेंट हमारे पास टू कंपोनेंट से बनता है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। अब जो बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है, इसका आपस में जो रिलेशनशिप होता है, जिस जगह पर इन दोनों की रिलेशनशिप होती है, तो इस जगह को असल में इकोसिस्टम कहते हैं। तो इतनी सी बात थी। फिर बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट इसमें आते हैं। तो कौन से लिविंग कंपोनेंट है? अगर एग्जांपल की बात करें तो प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर है, एनिमल्स कंज्यूमर, बैक्टीरिया, फंजाई जो कि हमारे पास डिकम्पोज़र है। अगर एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें जिसमें हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, एयर, सनलाइट एंड मिनरल। इसके बाद अगर हम इस फिगर में देख लें बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन के किस तरह होता है, तो अगर रियल लाइफ में हम देख लें तो इसी तरह होता है। इसमें हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट भी शामिल होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट भी शामिल होते हैं। सन को अगर हम देख लेते हैं तो ये हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। प्लांट्स, कंज्यूमर, डिकम्पोज़र, ये सारे हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। और जो केमिकल्स होते हैं एबायोटिक्स, जिस तरह ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट हैं। अब इन सारों का इंटरेक्शन किस तरह से होता है? सन से जो एनर्जी आती है ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करता है और ये फूड प्रिपेयर करता है। तो सन से जो एनर्जी आती है ये प्लांट कैप्चर करके अपना फूड प्रिपेयर करता है। फिर जो कंज्यूमर होते हैं एनिमल्स, ये इसको कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को। और फिर जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो फिर ये डिकम्पोज़र जो बैक्टीरिया और फंजाइज होते हैं ये इसको डिकम्पोज करके कुछ सॉइल में चले जाते हैं और कुछ एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जो कि हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मिनरल, इसके साथ मिल जाते हैं। और इसी तरह से ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी हमारे पास टू ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। इको मीनी प्लेस ऑफ लिविंग, लॉजी मीनी टू स्टडी। इकोलॉजी की डिफिनीशन को अगर हम देख लें तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म का जो अपने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है और जो इनका अपने फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है ये हमारे पास इकोलॉजी कहलाती है। इस फिगर में भी शो किया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप और इन लिविंग ऑर्गेनिज़म का अपनी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप इकोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके यूनिट्स क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? जो इंटरेक्शन होती है इन्वायरमेंट्स में तो इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से इकोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस इंटरेक्शन को इसने डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया है। अगर ये इंटरेक्शन ना होती तो फिर अगर ये क्लासिफिकेशन ना होती तो फिर जो इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट में इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए इसकी जो क्लासिफिकेशन हुई है इसको कहते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो है ऑर्गेनिज्म, फिर है पॉपुलेशन, फिर है कम्युनिटी, इकोसिस्टम और सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है ये वो है बायोस्फीयर। environment in their abiotic animals in their abiotic environment।
इसमें सबसे पहले आता है हैबिटेट। हैबिटेट हमारे पास एक कुदरती माहौल होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म रहता है और वो इस जगह की चीज़ें भी यूटिलाइज़ करता है। ये इन्वायरमेंट हमारे पास टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है। अगर हम इस फिगर में देख ले तो इस फिगर में हमारे पास है हैबिटेट ऑफ अ गॉट। तो ये किस तरह हैबिटेट ऑफ अ गॉट है, क्योंकि यहाँ पर गॉट रहता है और यहाँ रहने की जगह और यहाँ की चीज़ें यूटिलाइज़ करना, तो ये हमारे पास हैबिटेट ऑफ गॉट हो गया। तो इस तरह डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट हैबिटेट होते हैं। सेकंड जो कंडीशन है वो है टॉलरेंस रेंज। टॉलरेंस रेंज भी हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, ग्रोथ करता है और रिप्रोडक्शन करता है। तो ये हमारे पास टॉलरेंस रेंज कहलाता है। ये रेंज हमारे पास नॉर्मल होती है, ये मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के दरमियान होती है। ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर भी हो सकता है, हॉटेस्ट टेम्परेचर भी हो सकता है। स्पीशी पर डिपेंड करता है कि स्पीशी गर्म जगह पर रहता है या सर्द जगह पर रहता है। अगर ये रेंज जो है मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट से बिलो हो गई या ज़्यादा हो गई, तो ये हमारे पास फिर यहाँ पर जो स्पीशी है ये फिर सर्वाइव नहीं करेंगे, नहीं कर सकते सर्वाइव यहाँ पर। थर्ड नंबर पे आता है रेंज ऑफ ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब है बेस्ट एंड फेवरेबल अमाउंट। तो ये रेंज ऑफ ऑप्टिमम भी हमारे पास एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है और वो इन्वायरमेंटल कंडीशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ट और सक्सेसफुली सर्वाइव, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ करता है। ये रेंज हमारे पास टॉलरेंस रेंज के अंदर आता है। टॉलरेंस रेंज हमने पढ़ लिया ऊपर, तो ये टॉलरेंस के रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है। फोर्थ नंबर पे आता है लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज भी आती है, यानी जो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो गई या इन्वायरमेंटल कंडीशन में ऐसे हालात हो गए कि वो लिमिट हो गए और इसने ग्रोथ को, जो ऑर्गेनिज्म होता है इसकी ग्रोथ को या डिस्ट्रीब्यूशन को स्टॉप कर दिया, लिमिट कर दिया, तो ये इसके लिए लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल की तरफ अगर आ जाए तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास है प्लांट्स। प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है। अगर प्लांट को ये चीज़ें नहीं मिलती तो प्लांट सरवाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ इससे रुक जाती है और प्लांट इसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अगर हम इस फिगर में देख लिए तो फिगर में है प्लांट और प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्लांट को लाइट नहीं मिलता तो ये इसके लिए लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। इस तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्लांट को नहीं मिलता तो प्लांट के लिए ये भी लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। फिफ्थ नंबर पे आता है टैक्सेस। टैक्सेस हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें जब स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस हमारे पास इन्वायरमेंटल एनी चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। जब स्टिमुलस आती है तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जब एनिमल्स अपना पोजीशन ओरिएंट या चेंज करता है तो इसको कहते हैं टैक्सेस। ये हमारे पास वो बिहेवियर है जिसमें ऑर्गेनिज़म जो है डेंजर्स फूड और प्रोटेक्शन ऑर्गेनिज़म को मिल जाता है। ये हमारे पास डायरेक्शनल मूवमेंट इसकी होती है, क्योंकि इसका प्रॉपर डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस होता है उस डायरेक्शन में एनिमल्स अपना पोजीशन ओरिएंट करेगा। फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस की अगर बात करें, फोटो मिनी लाइट और टैक्सिस मिनी यानी जो हमने पढ़ लिया कि चेंज और एनिमल्स जब अपना पोजीशन चेंज करता है स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, तो फोटोटैक्सिस में एनिमल जो है वो लाइट के रिस्पॉन्स में अपना पोजीशन चेंज करता है। और फोटोटैक्सिस के टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव फोटोटैक्सिस एंड नेगेटिव फोटोटैक्सिस। पॉजिटिव फोटोटैक्सिस में हमारे पास जो एनिमल्स होता है वो मूवमेंट शो करता है टूवर्ड्स लाइट,
वो लाइट की तरफ जाता है, तो ये पॉजिटिव फोटोटैक्सिस कहलाता है। नेगेटिव फोटोटैक्सिस में हमारे पास एनिमल्स जो है, इसकी मूवमेंट, एनिमल की मूवमेंट जो है वो लाइट से अवे होता है, वो लाइट की तरफ नहीं जाता, लाइट से अवे जाता है, दूर भागता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आता है यूग्लिना। यूग्लिना डिम लाइट की तरफ मूव करता है क्योंकि वहाँ पर उसको फ़ायदा होता है, और डार्क लाइट से अवे जाता है क्योंकि वहाँ पर इसको नुकसान होता है। तो ये था फोटोटैक्सिस की एग्जांपल। So I hope you all are understand very well. So thank you so much for listening me.